रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को अब सिर्फ 11 दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी खास अनुष्ठान जो कि 11 दिनों का है उसकी शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया है एक ऑडियो मैसेज जिसमें उन्होंने कहा है कि 11 दिन के वो व्रत पर रहेंगे। इसके अलावा अयोध्या में आराध्य श्री राम के आगमन से पहले पीएम मोदी ने कहा कि ये सौभाग्य की बात है कि यह पुण्य अवसर उनको मिल रहा है, साथ ही साथ उसके वो साक्षी बनने जा रहे हैं। ऑडियो संदेश में पीएम मोदी ने ये भी कहा कि आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ हो रहा है, साथ ही जनता जनार्दन के आशीर्वाद के वो आकांक्षी भी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अपनी भावनाओं को शब्दों में कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक प्रयास कर रहा हूं। जिस तरीके से भव्यता के साथ प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से अनुष्ठान कर रहे हैं उसको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि उससे पहले वो नासिक के काला राम मंदिर भी पहुंचे और वहां पर उन्होंने न सिर्फ पोछा लगाया बल्कि वहां की साफ सफाई की। कैमरा पर्सन सुनील के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होंगे या नहीं, इस पर अभी संशय है। दरअसल इंडिया गठबंधन के लगभग तमाम बड़े नेताओं ने इस आयोजन से अपनी दूरी बना ली है। वहीं दूसरी तरफ राम जन्मभूमि अयोध्या ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल ने कहा है कि उन्होंने निमंत्रण देने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार और आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से समय मांगा था, लेकिन उन्हें समय नहीं दिया गया। इस कारण उन्हें निमंत्रण वो व्यक्तिगत तौर पर जाकर नहीं दे पाए हैं। हालांकि ट्रस्ट की तरफ से दोनों लोगों को निमंत्रण भेजा गया है और वो आएंगे या नहीं आएंगे इसके बारे में उन्होंने भी कोई जानकारी अभी तक संस्था को, ट्रस्ट को नहीं दी है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम को लेकर अभी तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रोग्राम क्लियर नहीं है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं ने इससे दूरी बनाई है, उसमें इस बात की संभावना भी काफ़ी कम दिखती है कि बदले हुए हालात में नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में जाएंगे। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पूजित अक्षत लेकर अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंची हुई है। अमेठी के लोगों को वो पूजित अक्षत का वितरण कर उनसे अयोध्या में भगवान श्री रामलला के दर्शन करने का अनुरोध कर रही हैं। दरअसल अयोध्या में भगवान श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पूजित अक्षत का कार्यक्रम कर इस अक्षत को देश भर में बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता भी गांव-गांव पहुंचा रहे हैं। ये एक तरीके का निमंत्रण पत्र है और इसी सिलसिले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने 3 दिन के दौरे पर अमेठी पहुंची हुई हैं। इस दौरान वह अलग अलग विधानसभाओं में जाकर अयोध्या से मिले पूजित अक्षत को लोगों में वितरित कर उन्हें अयोध्या जाकर भगवान श्री राम के दर्शन करने का निमंत्रण दे रही हैं। इस दौरान अमेठी की जनता ने स्मृति ईरानी का फूल मालाओं से स्वागत भी किया। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। मिशन 400 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बीजेपी अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुट गई है। एक इंटरनल बैठक हाल में हुई थी जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने तमाम महामंत्रियों को बड़े काम सौंपे हैं, असाइनमेंट सौंपे हैं। सबसे पहले दूसरी पार्टी से आने वाले नेताओं के लिए भी ज्वाइनिंग कमेटी बनाई गई है और उसके लिए विनोद तावड़े को, जो कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं, इसका प्रभार दिया गया है। इसके अलावा पार्टी ने मैनिफेस्टो के लिए भी कमेटी तय किया है। अभी तक चुनाव के वक्त अलग अलग राज्यों से नेता शामिल होते थे, लेकिन इस बार ज्वाइनिंग कमेटी बनी है जो तमाम दूसरी पार्टी के दिग्गज नेताओं पे डोरे डालेगी। तो ये एक बड़ी खबर है और ये दिखाता है कि 400 का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है, ताकि 400 का लक्ष्य तो प्राप्त हो ही, 50% से ज़्यादा वोट का जो लक्ष्य रखा गया है उसे भी पार्टी प्राप्त कर सके। कैमरामैन अभय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24, दिल्ली। पंजाब कांग्रेस में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा और यही कारण है कि पंजाब कांग्रेस के नए नियुक्त किए गए इंचार्ज देवेंद्र यादव ने 3 दिन तक हर एक उस कांग्रेसी को जो पूरी तरह से एक्टिव है, ब्लॉक प्रधान है, जिला प्रधान है, या फिर कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप को एक एक को बुलाकर पूछा, उनकी फीडबैक ली गई। और ये सूत्र भी बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन और नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह से अनुशासन भंग के जहां पर उनको आरोप लग रहे हैं उसी पर बातचीत केंद्रित रही है। और अब सभी की नज़रें मोगा की रैली के ऊपर टिकी हुई हैं जो नवजोत सिंह सिद्धू करने जा रहे हैं। बेशक देवेंद्र यादव ने इसके बारे में कल कहा कि उनको इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन जिस तरह से अमरिंदर सिंह
सिंह राजा बड़िंग ने इशारा किया है उसके कई मायने निकलते दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। राजस्थान में बीजेपी नेताओं की एक अहम बैठक चल रही है। जयपुर दिल्ली हाईवे पर स्थित एक रिजॉर्ट में यह बैठक चल रही है। इस बैठक में सत्ता और संगठन के बीच में बेहतर तालमेल बनाने की कोशिश की जाएगी। खास तौर पर लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी रणनीति यहां पर तैयार करना पार्टी के बड़े नेताओं की जिम्मेदारी दी गई है और उसी के तहत यहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुनील बंसल को भेजा गया है। राजस्थान बीजेपी के प्रभारी अरुण सिंह भी इसमें मौजूद हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल और उनके कैबिनेट के मंत्री, तमाम मंत्री मौजूद हैं। संगठन से जुड़े पदाधिकारी मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव के रोड मैप पर ये सभी लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। खास बात यह है कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान आयोजित होने वाले राजस्थान में कार्यक्रमों को लेकर भी बीजेपी के नेताओं द्वारा इस पूरी बैठक में बड़ा मंथन किया जा रहा है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। निगम में भ्रष्टाचार को लेकर ईडी की आज बहुत बड़ी कार्रवाई हो रही है और ईडी कार्रवाई कोलकाता में 30 जगह पे कर रही है। एक तो देखे मंत्री सुजीत बोस है, उनके घर पे देखे ईडी के अधिकारी है, बकायदा कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरे जो तपस राय विधायक है, उनके घर पे कार्रवाई हो रही है। ईडी आज कोलकाता में 30 जगहों पे कार्रवाई कर रही है। ये कोई पहला ऐसा भ्रष्टाचार के मामले में नहीं है। ईडी इसके पहले भी लगातार कार्रवाई कर रही है और अब देखना है कि ईडी के अधिकारी सुजीत बोस के घर में जो निगम में घोटाला हुआ है, जो दस्तावेज क्या किस तरह का मिलता है, इस पे सबकी निगाहें टिकी हुई है। बकायदा ईडी के अधिकारियों की कार्रवाई चल रही है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से दिखाना चाहेंगे कि सुरक्षा की पूरी तरह से सीआरपीएफ जो यहाँ के जवान हैं चाक चौबंद व्यवस्था रखे हैं। तो वाकई कह सकते हैं कि कोलकाता में ईडी लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है और आज टीएमसी के 3 नेताओं के घरों पे कार्रवाई हो रही है, जिसमें एक मंत्री सुजीत बोस है, उनके घर पे भी कार्रवाई हो रही है। तो अब ईडी के अधिकारियों के हाथ में क्या दस्तावेज लगता है और ईडी के अधिकारी का क्या कदम होता है, अब ये देखने वाली बात है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। भाजपा या कहें फिर केंद्र सरकार दिल्ली वासियों से यह वादा करती है चुनाव के दौरान कि झुग्गी वासियों को घर दिया जाएगा और नया घर दिया जाएगा, लेकिन चुनाव खत्म होते ही उन्हीं झुग्गी वासियों पर बुलडोजर चला दिया जाता है या फिर उनके घरों को तोड़ दिया जाता है। यह गंभीर आरोप लगाया है दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सीधा तौर पर दिल्ली सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि केंद्र सरकार के आदेश पर डीडीए के द्वारा तमाम झुग्गीवासियों के घरों को तोड़ा जा रहा है। अधिकारियों को सख्त आदेश दिए गए हैं कि दिल्ली की झुग्गियों को साफ करा जाए। केंद्र सरकार के आदेश पर यह सब हो रहा है, जो कि एक गंभीर मामला है। अब देखना होगा कि भाजपा की तरफ से या केंद्र सरकार के मंत्रियों की तरफ से क्या कुछ पलटवार इस पूरे मामले में किया जाता है। कैमरामैन संजय राहुल के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अल्पसंख्यकों को साथ लाने के लिए बीजेपी शुरू करने जा रही है शुक्रिया मोदी भाईजान नाम का कार्यक्रम। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा शुक्रिया मोदी भाईजान का शुभारंभ लखनऊ के क्राइस्ट चर्च कॉलेज में 15 जनवरी से शुरू होगा, जिसको नाम दिया गया है न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी भूपेंद्र सिंह चौधरी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली, राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी समेत अल्पसंख्यक समाज के कई बड़े नेता शामिल होंगे। बड़ी संख्या में महिला लाभार्थी भी इसमें शामिल होने वाली हैं। इस माध्यम से वर्ग विशेष को ये बताया जाएगा कि बीजेपी सरकार में उनके लिए क्या सकारात्मक कार्य किए गए हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि इसके पहले भी अल्पसंख्यकों को साथ लाने के लिए बीजेपी सूफी संवाद और कौमी चौपाल नाम का आयोजन कर चुकी है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। गोवा बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पंजिम से बीजेपी के विधायक अनातिसियो मोन्सेरेट उर्फ बाबूश ने ऐसा बयान दिया है, जिससे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के सिर का दर्द बढ़ गया है। मंत्रिमंडल के सदस्य बाबूश ने गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर पर तीखा हमला बोला है। बाबूश ने पर्रिकर को भ्रष्टाचारी कहा है। दरअसल बुधवार को गोवा के विकास पर बैठक हुई। इस दौरान बाबूश ने कहा कि पर्रिकर ने चौधरी नामक व्यक्ति को स्मार्ट सिटी परियोजना का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया था। बाबूश ने आरोप लगाया कि इस दौरान खूब भ्रष्टाचार हुआ और करीबियों को अवैध तरीके से ठेके दिए गए हैं। बाबूश यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि पर्रिकर ने कभी भी बीजेपी को नहीं चाहा, वे खुद को चाहते थे। उनके लिए पहले वे थे, उसके बाद बीजेपी थी।
दिलचस्प बात यह भी है कि बाबूश पंजिम सीट से विधायक है और यहाँ पर कभी मनोहर पर्रिकर का दबदबा हुआ करता था, लेकिन मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद बीजेपी ने इस सीट से बाबूश को चुनावी मैदान में उतारा और इसी से नाराज होकर मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, हालांकि वो हार गए थे। कैमरा पर्सन विनोद सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। बोर्ड के एग्जाम से पहले हर साल परीक्षा पे चर्चा का आयोजन किया जाता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय परीक्षा पे चर्चा का आयोजन करता है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनसे सवाल जवाब करते हैं। इस बार लेकिन ये परीक्षा पे चर्चा बेहद ऐतिहासिक होने जा रहा है। आज रजिस्ट्रेशन यानी आवेदन की आखिरी तारीख है। ऐतिहासिक इस मामले में कि इस बार परीक्षा में चर्चा में जुड़ने के लिए जो आवेदन आए हैं वो 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों, पेरेंट्स और टीचर्स के आए हैं, यानी कि 1 करोड़ से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन इस बार परीक्षा में चर्चा शामिल होने के लिए आए हैं। या आपको बताएं कि इस साल भी आयोजन भारत मंडपम में 29 जनवरी को किया जाएगा। परीक्षा पे चर्चा के लिए फिलहाल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही थी, जो आज 12 जनवरी को समाप्त होने वाली है। कैमरामैन अविनाश कुमार के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का आज आखिरी दिन केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया संबोधन। गेटवे टू द फ्यूचर थीम पर आयोजित वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के तीसरे और आखिरी दिन केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने समापन संबोधन दिया। अमित शाह ने समिट के 10वें संस्करण को अब तक का सबसे सफल करार देते हुए विश्वास जताया कि स्वदेशी कंपनियों के साथ साथ विदेशी कंपनियां गुजरात और भारत पर विश्वास कई गुना बढ़ा है, जो अब निवेश में परिवर्तित हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस समिट में गुजरात में 25 लाख करोड़ के आसपास का एमओयू साइन हुए हैं। इस समिट में 140 देशों से आए 6000 से ज्यादा डेलीगेट्स और पार्टिसिपेंट ने हिस्सा लिया। 4 देशों के राष्ट्राध्यक्ष के साथ 40 देशों के मंत्री और प्रतिनिधि आए, जिनमें 3590 इंटरनेशनल डेलीगेट्स भी हाजिर रहे। वहीं 7000 से ज्यादा लोगों का इस समिट के लिए रजिस्ट्रेशन भी हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 तारीख को इस समिट का उद्घाटन किया था और आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह के हाथों इस समिट का समापन हो रहा है। कैमरामैन प्रभात साहब, भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पुंछ में पाकिस्तान ने सीमा से सटे इलाकों में आग लगा दी है। अब ये आग भारतीय सीमा के भीतर दाखिल हो चुकी है और लगातार जो लैंडमाइन भारतीय सेना के जवानों की ओर से घुसपैठ को रोकने के लिए बिछाए गए हैं, उनमें लगातार ब्लास्ट हो रहा है। पाकिस्तान लगातार ये कोशिश करता है कि जैसे तैसे आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवा सके, लेकिन जब वो आतंकियों को घुसपैठ करवाने में नाकाम रहता है तो वो घुसपैठ करवाने के नए तरीके ढूंढता है। अब पाकिस्तान ने सीमा के नजदीक आग लगाई है ताकि जो लैंडमाइन सीमा पर भारतीय सेना के जवानों की ओर से लगाए गए हैं उनमें ब्लास्ट हो और पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी जो घुसपैठी हैं वो भारतीय सीमा में आसानी से घुसपैठ कर सकें। हमारे सेना के जवान बेहद ज्यादा अलर्ट हैं और दुश्मन की ओर होने वाली हर गतिविधि पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू। चुनाव आयोग से झटका मिलने के बाद महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने भी उद्धव गुट को बड़ा झटका दिया है। राहुल नार्वेकर ने असली शिवसेना के रूप में एकनाथ शिंदे की शिवसेना को मान्यता दे दी है। फैसले के अगले दिन विधानसभा के स्पीकर ने साफ कह दिया है कि विधानसभा में एक ही शिवसेना है, वो एकनाथ शिंदे की है। ऐसे में उनके प्रतोद भरत गोगावले का व्हिप सभी शिवसेना के विधायकों पर लागू होगा। माना जा रहा है कि इसका असर आने वाले विधानसभा के बजट सत्र में भी देखने को मिलेगा। अगर उद्धव गुट के विधायकों ने भरत गोगावले का व्हिप नहीं माना तो उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। गौरतलब है कि विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने राजनीतिक दल और विधानसभा में विधायक दल के रूप में एकनाथ शिंदे की शिवसेना को मान्यता दे दी। वहीं अयोग्यता पर दायर दोनों गुटों की याचिका को खारिज कर दिया था। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष अब कौन होगा स्वाति मालीवाल के जाने के बाद? सवाल यही उठ रहा है और ऐसे में दिल्ली में समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने सीधे तौर पर कहा है कि ऐसे में इस पद के लिए किसी दलित महिला का चयन करना ही सही रहेगा।
राजकुमार आनंद ने ये बात इसलिए जिक्र करी, उन्होंने कहा कि अब तक जो मामले सामने निकलते आते हैं उसमें करीब 60% से ज़्यादा मामले ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं दलित महिलाओं से जुड़े हैं, और अगर दलित महिला इस सीट पर बैठती है तो दलित लोगों के लिए उत्थान की बात रहेगी और कहीं ना कहीं उनके मुद्दों पर चर्चा करने की बात को भी आगे रखा जाएगा। हालांकि अगले 4 से 5 दिनों के अंदर ये तय किया जाना है कि स्वाति मालीवाल के बाद आखिर कौन होगा दिल्ली महिला आयोग का नया अध्यक्ष। हालांकि सरकार की तरफ से अभी औपचारिक तौर पर इस पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सरकार चाहती है कि अगले 2 से 3 दिनों के अंदर पहले नाम को फाइनलाइज किया जाए और उसके बाद देखा जाए कि आखिर किस पद के हिसाब से, किस गरिमा के हिसाब से किसके नाम को फाइनल करना है। और पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर रजामंदी बनने के बाद ही DCW के नए अध्यक्ष का नाम फाइनल किया जा सकेगा। कैमरा पर्सन हरविंदर के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। ऐसा पहली बार हो रहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती पार्टी के नेताओं से ये राय मशवरा कर रही हैं कि गठबंधन करने से पार्टी को फायदा होगा या नहीं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के मायावती असमंजस की स्थिति में है। एक तरफ उन्हें इंडिया गठबंधन से लगातार शामिल होने के ऑफर मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी बातचीत असदुद्दीन ओवैसी पार्टी IMI से चल रही है। ऐसे में गठबंधन को लेकर के मायावती काफी असमंजस की स्थिति में नजर आ रही हैं। इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी के सभी प्रमुख नेताओं से यह जानने की कोशिश की है कि अगर वो किसी दल के साथ गठबंधन में जाती हैं तो पार्टी को फायदा होगा या नुकसान। के लिए सभी जिलों के 15 दिन में भीतर राय मांगी गई है। गठबंधन करने के किस सीट पर फायदा और किस सीट पर नुकसान हो सकता है और गठबंधन करने से किससे करना चाहिए। हालांकि मायावती इस बात का पहले भी कई बार ऐलान कर चुकी हैं कि लोकसभा चुनाव के मैदान में वो अकेले ही उतरेंगी, लेकिन बदली हुई परिस्थिति के बाद वो अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से उनकी राय जानना चाहती हैं। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।